आज पढ़ेंगे मेंडलीफ के आवर्त सारणी का नियम, ठीक ना। तो मेंडलीफ ऐसे भी लिख सकता है हिंदी में या फिर ऐसे भी लिख सकता है, दोनों क्या है एक ही है। अब बात है कि मेंडलीफ का जो आवर्त सारणी है किसने दिया है, तो नाम में ही है, अरे मेंडलीफे दिया है। मेंडलीफ के आवर्त सारणी के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो मेंडलीफे ने किया था, ठीक ना। अब बात है कि कब किया था, तो 1869 में। अरे कब प्रतिपादन किए थे इस नियम को, और ये रूस के वैज्ञानिक थे, कहाँ के, रूस के। मेंडलीफ कहाँ के थे जी, और इनका पूरा नाम था दमित्री इवानोविच मेंडलीफ। मेंडलीफ का पूरा नाम बोलो, दमित्री इवानोविच मेंडलीफ, याद रहेगा। मेंडलीफ के आवर्त सारणी के नियम का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था, तो मेंडलीफ ने ही किया था। कब किया था जी, 1869 में। मेंडलीफ का पूरा नाम दमित्री इवानोविच मेंडलीफ, और मेंडलीफ किस देश के थे, रूस के थे। तो अब देखो जी, आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा अगर योगदान कौन दिए थे, तो यही दिए थे मेंडलीफ, याद कर लेना। आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल में सबसे अधिक योगदान किस वैज्ञानिक ने दिया था, मेंडलीफ। इसीलिए मेंडलीफ को आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। काची, अब जनक कहो या बाप कहो या पापा कहो, एक ही बात है का, ठीक ना। तो अगर पूछा जाए कि आवर्त सारणी का जनक किसे कहते हैं, मेंडलीफ को। क्यों, क्योंकि मेंडलीफ ने आवर्त सारणी में ज़्यादा से ज़्यादा अपने अधिक से अधिक योगदान दिए थे। तो आवर्त सारणी के पिता तो के मेंडलीफ। और कहेगा कि आधुनिक आवर्त सारणी के पिता, आधुनिक माने अभी वाला जो हम लोग पढ़ते हैं, अभी मेंडलीफ वाला नहीं पढ़ते हैं, अभी पढ़ते हैं मोसले वाला, जो कि लास्ट में बताएंगे। तो कहेगा कि आधुनिक आवर्त सारणी का खोज किसने किया था, तो मोसले ने। याद रहेगा, आधुनिक न लग रहा है, माने कि आवर्त सारणी का खोज तो मेंडलीफ, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी का खोज तो किसने, मोसले। याद रहेगा जी। अब देखो, अब बात है कि अब मेंडलीफ ने आवर्त सारणी का नियम दिया था, तो कुछ इसमें बोले होंगे ना। तो इन्होंने भी बोला था कि तत्वों का जो भौतिक और रासायनिक गुण होता है, जैसे किसी भी पदार्थ का गुण दो होता है, कोई भी पदार्थ है तो उसका दो प्रकार के गुण होता है। कौन कौन, एक होता है भौतिक गुण और एक क्या, रासायनिक। भौतिक गुण कैसे चेक करेंगे, तो उस पदार्थ को छू छा के टोटा के या बहरी से देख दाख के उसको पता कर लेंगे भौतिक गुण। जैसे देखो जी, अगर भौतिक गुण चेक करना है कलमिया के, तो पहले तो देख दाख के चेक करेंगे, ठीक ना। तो देख रहे हैं कि कलर यानी कि रंग कैसा है, काला, एक बात, ठीक। टोएंगे तो कैसा है, ठोस ये भी है। अच्छा, इसका आकार कैसा है, बेलन के जैसा है ना, तो इसका आकार क्या हो गया, बेलनाकार। तो हम कह सकते हैं कि ये सब जो गुण है ना, इस कलम का भौतिक गुण है। लेकिन जब इसको रासायनिक गुण चेक करना हो तो फिर इसको देखें क्या चीज़ से मिलकर बनल है, कैसे बनल है। इसको जला देंगे तो मतलब कि हीट उष्मा निकलेगा, गैस ओकरा से निकलेगा, तो ये सब क्या हो जाएगा, इसको जला देने के बाद रासायनिक गुण होगा, और ऊपर टोटा के देख दाख के पहचानेंगे तो क्या हो जाएगा, भौतिक गुण, और जला देंगे तो रासायनिक गुण। समझ में आ रहा है। जैसे हमने फेंटा फेंटी करते हैं, कोई लड़कन लड़ता है तो फेंटा फेंटी करते हैं तो ऊपर ही ना कन्हू मारते हैं, कि ऐसे थोड़े कि ऐसे हट जाओ अंदर किडनी जहाँ वहाँ मारेंगे, ऐसा नहीं ना होता है, ऊपरे जाने लग जाए, उसको बोलते हैं फिजिकल हमला, ठीक। तो अगर फेंटा फेंटी कर रहे हैं तो भौतिक हमला हुआ, फिजिकल हमला हो गया। लेकिन किसी के चेहरा पर एसिड फेंक दिए, तेजाब फेंक दिए, तो रिएक्शन कर जाएगा, तो कुछ केमिकल हमला हो गया। अरे समझ में आया ना। लिप कहते हैं कि जो तत्व है ना उसका भौतिक गुण, ठीक, और रासायनिक गुण दोनों परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। क्या होते हैं जी, आवर्त फलन। तो याद रहेगा। तब बात है कि आवर्त फलन क्या है, यही ना। तो आवर्त फलन का अर्थ वही होता है कि जैसे एक निश्चित अंतराल या एक निश्चित संख्या या एक निश्चित समय के बाद फिर से वही वाला गुण दोहराए जाते हैं। पिछला क्लास में ही बताया था, ओकरे बोलेंगे आवर्त फलन। तो ध्यान दो, तो मेंडलीफ के आवर्त सारणी का नियम क्या था, मेंडलीफ के आवर्त सारणी का नियम क्या था। तो मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण परमाणु द्रव्यमानों के आवर्त फलन होते हैं। और याद रहेगा मेंडलीफ के आवर्त सारणी का नियम क्या है। तो मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्त फलन होते हैं, उसी को मेंडलीफ के आवर्त सारणी का नियम कहते हैं। तो याद रहिए ना। मेंडलीफ का जो आवर्त सारणी का नियम था ना, कुछ दिन तक चलल था, ठीक ना।
इसमें मैंने बहुत कम गलती था, जो कि आगे पता चलेगा क्या क्या गलती था। तो इसीलिए इसका दोष यानी सीमा पढ़े से पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, विशेषता, यानी कि इसके बारे में बढ़िया बढ़िया बात। तो देखो जी, सबसे पहले मेंडलीफ ने ही बतलाए थे कि आवर्त सारणी में वर्ग और आवर्त रहता है, मैंने कि आवर्त सारणी में तत्व को बांटा गया है ना, व्यवस्थित किया गया है, तो किसके आधार पर, वर्ग और आवर्त के आधार पर। इसके बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दिया था जी, मेंडलीफ ने दिया था। जैसे आवर्त सारणी में देखा होगा तो एक खड़ा खड़ा ऐसा रहता ना है, खड़ा खड़ा पंक्ति रहता है, इसको उदग्र पंक्ति कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे, अरे उदग्र माने खड़ा, उदग्र पंक्ति। और इसी उदग्र पंक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग, या कहीं कहीं इसी को लिख देगा समूह, और इंग्लिश में इसी को बोलते हैं ग्रुप। ग्रुप माने वर्ग या समूह। और एक ऐसा रहेगा पट, ऐसे क्षैतिज पंक्ति, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, क्षैतिज। तो ये जो पट रहेगा ना, इसको बोलते हैं आवर्त। और इसको क्या बोलते हैं, माने जो क्षैतिज पंक्ति है ना, इसी को क्या बोला जाता है, आवर्त। पीरियड इसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो यानी कि वर्ग और आवर्त के बारे में सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बतलाया था, मेंडलीफ ने। यानी कि पहला बात इसमें बोले थे ना कि आवर्त सारणी में उदग्र पंक्तियों को वर्ग कहते हैं, आवर्त सारणी में उदग्र पंक्तियों को वर्ग कहते हैं। और इस वर्ग को रोमन अंक के द्वारा दिखाया जाता है। कैसे दिखाया जाता है, रोमन अंक कैसे ना रहता है, 1 2 3, अरे इसी को ना बोलते हैं रोमन अंक। तो इसी के द्वारा दिखाया जाता था। आवर्त सारणी के जो क्षैतिज पंक्ति है ना, उसको क्या बोलते थे, आवर्त बोलते थे। अब जब मेंडलीफ का आवर्त सारणी बना था ना, तो वर्ग की कुल संख्या 9 था। कितना था, 9। और आवर्त के कुल संख्या था कितना, 7। याद रहेगा, कहेगा कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी थी, तो 9। ठीक, अभी वर्ग कै गो है, 18 गो। अरे अभी कै गो है, अब आवर्त कहेगा तो इतना ही है, 7 गो ही। तब मेंडलीफ के आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या 9 थी। ठीक, और मेंडलीफ के आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या 7। 9वां वर्ग में अक्रिय गैस रखा जाता था। मेंडलीफ के समय में 9वां वर्ग में अक्रिय गैस रखा जाता था, इसीलिए 9वां वर्ग को शून्य वर्ग भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, शून्य वर्ग। तो इतना में किसी को दुख, हम लोग पढ़ रहे थे मेंडलीफ के आवर्त सारणी के नियम का विशेषता। तो मेंडलीफ ने बोला था कि जो आवर्त सारणी का उदग्र पंक्ति रहेगा उसको वर्ग या समूह या इंग्लिश में ग्रुप कहते हैं, जिसको रोमन अंक से दर्शाया जाता है। अभी लिखे ना। दूसरा, आवर्त सारणी का जो क्षैतिज पंक्ति, इसको आवर्त कहते हैं, पीरियड कहते हैं। ठीक ना। तीसरा बात वो बोले थे कि मेंडलीफ का जो आवर्त सारणी था ना, उसमें टोटल वर्गों यानी कि कुल वर्गों की संख्या 9 थी और कुल आवर्तों की संख्या 7 थी। और 9वें वर्ग में यानी कि 9वें वर्ग को शून्य वर्ग भी कहा जाता था। क्यों, क्योंकि 9वें वर्ग में अक्रिय गैस उपस्थित रहता था। उसके बाद आगे लिखा हुआ है कि प्रत्येक वर्ग का उपवर्ग ए और बी होता था। अभी नहीं, मेंडलीफ के समय वाला में मेंडलीफ का आवर्त सारणी जो था ना, जैसे पहला हुआ, रोमन अंक है, पहला है, तो कहीं कहीं लिखा रहता था पहला के ए, दूसरा के बी, दूसरा के ए, ऐसा कुछ लिखा हुआ रहता था। यानी कहने का मतलब कि उपवर्ग, वर्ग के अंदर पाया जाता है छोटा छोटा चीज़, उसको बोलते हैं उपवर्ग, जिसको ए और बी में बांटा गया था। उसके बाद देखो जी, अभी हम लोग पढ़े कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी में कुल आवर्त कै गो था, 7 गो। तो जो प्रथम आवर्त था ना, उसमें टोटल तत्वों की संख्या 2 गो थी। टोटल जैसे पहला वर्ग में यानी पहला आवर्त में देखेगा ना, तो हाइड्रोजन यहाँ पर रहता है, फिर आगे रहता है हीलियम। पीरियोडिक टेबल ना लाई है जे। तो देखो हम आवर्त में टोटल कै गो तत्व, 2 गो, जिसके कारण इसको बोलते हैं अति लघु आवर्त। लघु माने होता है छोटा, अति माने और छोटा, तो अति लघु आवर्त। दूसरे और तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या 8 होती है, यानी कि अर्थ हुआ कि दूसरे आवर्त में भी तत्व 8 गो और तीसरे में भी कै गो, 8 गो। तो इसको बोलते हैं लघु आवर्त। फिर उसके देखो चौथा और पांचवा में होता है 18 गो, जिसको क्या बोलते हैं दीर्घ आवर्त, थोड़ा सा बढ़ रहा है। और छठा और सातवां आवर्त में तत्वों की संख्या कितना होता है, 32, जिसको क्या बोलते हैं अति दीर्घ आवर्त, माने कि सबसे बड़ा आवर्त छठा और सातवां है। लेकिन देखो लिखा हुआ नोट में कि सातवां आवर्त अभी भी अपूर्ण है, माने कि सातवां आवर्त में 32 तत्व होना चाहिए, छठा और सातवां में 32 गो होना चाहिए ना, लेकिन छठा में तो 32 गो है, लेकिन सातवां आवर्त में अभी 32 तत्व नहीं है, जिसके कारण हम लिख सकते हैं कि सातवां आवर्त अभी भी क्या है, अपूर्ण है। अगला टॉपिक हम लोग का है मेंडलीफ के आवर्त सारणी के दोष। मैंने इससे पहले हम लोग मेंडलीफ के आवर्त सारणी पढ़ लिए थे ना, अब इनका दोष पढ़ते हैं। तो देखो जी, इनका पहला दोष था ना कि हाइड्रोजन का स्थान क्या था, विवादपूर्ण। विवादपूर्ण का अर्थ है कि लड़ाई झगड़ा होने वाला। कहने का मतलब कि अगर
अभी जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें कुल वर्गों की संख्या कितना है 18। अरे आधुनिक आवर्त सारणी में कुल वर्ग कै गो है 18 गो। तो अभी जो हाइड्रोजन है से पहला वर्ग में रखा गया है, किस वर्ग में? पहला वर्ग में। अब अगर हम 17वां वर्ग में भी हाइड्रोजन को रख देंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 17वां वर्ग में भी जो तत्व है उससे भी हाइड्रोजन का गुण मैच करता है। तो यहाँ से साबित होता है कि हाइड्रोजन जो है पहलका वर्ग में भी रख देंगे तो चलेगा और 17वां वर्ग में भी रख देंगे तो चलेगा, यानी कि फिक्स नहीं है, पहला में भी सही है 17वां में भी सही है। तो यहीं से पता चलता है कि हाइड्रोजन का जो स्थान है से क्या है, विवादपूर्ण है। दूसरा है ना कि समस्थानिकों के लिए कोई स्थान निश्चित नहीं है। मेंडलीव का जो आवर्त सारणी है ना उसमें समस्थानिक का स्थान निश्चित नहीं है। जैसा हम लोग पढ़े ना है कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक? 3 गो। अरे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होता ना है, कौन कौन? 1H1, 1H2, 1H3। एक का परमाणु संख्या 1 है और द्रव्यमान संख्या 1, द्रव्यमान संख्या 2 और द्रव्यमान संख्या 3। हम लोग जो आवर्त सारणी देखते हैं उसमें सिर्फ ये वाला रहता है। वैसा हाइड्रोजन जिसका परमाणु संख्या 1 और द्रव्यमान संख्या 1 हो, द्रव्यमान 2 वाला हाइड्रोजन नहीं रहता है, 3 वाला भी नहीं रहता है। तो यहाँ से साबित होता है कि हाइड्रोजन के तो समस्थानिक 3 गो है, तो आवर्त सारणी में 3 गो हाइड्रोजन होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। तो इससे भी साबित होता है कि समस्थानिकों के लिए कोई स्थान निश्चित नहीं है। ये भी मेंडलीव के आवर्त सारणी का दोष था। अब देखो तीसरा है कि कुछ समान गुण वाले तत्वों को भिन्न भिन्न वर्गों में रख दिया गया है। यानी कहने का मतलब कि हम लोग शुरू में पढ़े थे कि जो समान गुण वाला तत्व रहता ना है उसको एक ही वर्ग में व्यवस्थित करते हैं। जैसे कोई गुण समान गुण वाला तत्व मैच कर रहा है तो उसको एक ही वर्ग में व्यवस्थित किया जाता है। लेकिन मेंडलीव का किए ना कि मैच गुण समान था, मैच कर रहा था, लेकिन अलग अलग वर्ग में रख दिए, तो यहाँ से भी इनका दोष निकला। जैसे कॉपर एवं पारा दोनों का गुण सेम होता है तो एक ही वर्ग में रहना चाहिए था ना, लेकिन ना ये अलग अलग कर दिए। सोना और प्लेटिनम दोनों का गुण सेम होता है लेकिन एक ही वर्ग में होना चाहिए था, लेकिन इसको क्या किए, अलग अलग कर दिए, तो यहाँ से भी इनका दोष निकला। अगला है कि अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों को कम परमाणु द्रव्यमान वाले से पहले ही रख दिया गया। जैसे मेंडलीव का जो आवर्त सारणी था ना, बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान था, और मेंडलीव का आवर्त सारणी किस पर आधारित था? बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान। लेकिन ये क्या किए ना कि अधिक वाला के पहले ही रख दिए और कम वाला के बाद में। जैसे देखो आर्गन एवं पोटेशियम, आर्गन का द्रव्यमान होता है 40, आर्गन का द्रव्यमान कितना? 40 और पोटेशियम के 39। तो अगर बढ़ते क्रम में रहेगा तो पहले पोटेशियम आना चाहिए था, उसके बाद आर्गन, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्या कि यही ना मेंडलीव के पहले ही आर्गन को रख दिए और उसके बाद पोटेशियम को, तो यहाँ से भी इनका दोष निकला। और एक लास्ट है कि मेंडलीव का जो आवर्त सारणी है ना उसमें धातु और अधातु के बीच स्पष्ट विभाजन रेखा नहीं है, अलग अलग लाइन नहीं बनाया हुआ। देखो जी, जब मेंडलीव के नियम को गलत साबित किया गया, उनको नियम को हटाया गया, तो उसके बाद कौन सा आवर्त सारणी आया था? आधुनिक आवर्त सारणी। अच्छा एक क्वेश्चन बताना, मेंडलीव के समय में कितने तत्वों की खोज हो चुके थे? 63 गो। और न्यूलैंड्स के समय में कौन ऐसा वैज्ञानिक था जो आवर्त सारणी तैयार करते समय आने वाले तत्वों के लिए खाली स्थान छोड़ दिया था? तो मेंडलीव। किसने? मेंडलीव ने, याद कर लेना। अब देखो जी, तब हम लोग पढ़ते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। तो आधुनिक आवर्त सारणी को सबसे पहले किसने दिया था? तो हेनरी मोसले ने। इनका पूरा नाम था हेनरी मोसले, कहीं कहीं लिख देगा मोजले, तो उससे मतलब नहीं है, एक ही है, हेनरी मोसले। कब? 1913 में। अरे कब? 1913 में। ये क्या कर रहे थे ना कि जैसे एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे एक्स किरण पर। किस पर? एक्स रे पर, एक्स किरण पर एक्सपेरिमेंट यानी कि प्रयोग कर रहे थे। और जो किरण होता ना है उसका अलग अलग आवृत्ति होता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी होता है। तो वो देखे ना कि जो एक्स किरण था उसका आवृत्ति, एफ से फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति, उसका रूट अंडर जो होता ना है जेड के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती? जेड के। और जेड क्या है जी? तो परमाणु संख्या को जेड से सूचित करते हैं। किससे? हाँ, परमाणु संख्या को ही जेड से सूचित करते हैं, जेड यानी कि एटॉमिक नंबर। तो यहीं से मोसले को पता चला था ना कि तत्वों का वर्गीकरण द्रव्यमान के आधार पर नहीं, किसके आधार पर? परमाणु संख्या के आधार पर किया जा सकता है। और यहाँ से ही परमाणु संख्या का भी खोजी कर चुके थे। तो बताना आधुनिक आवर्त सारणी का खोज किसने किया था? तो हेनरी मोसले। कब? 1913 में, ठीक ना। परमाणु संख्या का खोज किसने किया था? तो परमाणु संख्या का खोज इसी ने किया था, मोसले ने। एक्स किरण पर प्रयोग कर रहे थे, अब इसका जो आवृत्ति था परमाणु संख्या के समानुपाती हो गया था। तो यहाँ से ही बोले थे कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु संख्याओं के आवर्त फलन होते हैं। आवर्त सारणी यानी कि मोसले का नियम क्या है? तो तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु संख्याओं के आवर्त फलन होते हैं। इतना याद रहेगा।